कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पेडागॉजी एमसीक्यूज और वेरियस कंसेप्ट सीरीज़ के पार्ट 4 वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी के कुछ कंसेप्ट्स, उनके एब्रिविएशंस और डिफिनीशंस। वीडियो में आगे जाके आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका समझाया जाएगा। लेकिन अभी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको फ्री पीडीएफ के साथ बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे एक्टिव लर्निंग एएल, engaging students in activities that require them to actively participate in the learning process। स्टूडेंट्स को इस तरह के एक्टिविटीज़ में इंगेज करना कि उसके लिए ज़रूरी हो कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो इस तरह उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी लर्निंग अच्छी तरीके से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स को इस तरह इंगेज रखना कि उन्हें उनसे पूछे कि किस स्टूडेंट्स को ये आता हो, तो उसके लिए आप इसे कह सकते हैं कि आइए वो बोर्ड पे लिखे या हैंड्स अप करें, या इस तरह का कोई भी एक्टिविटी आप उसमें स्टूडेंट्स को एनगेज कर सकते हैं ताकि उसके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ज़रूरी हो। तो इस तरह स्टूडेंट्स एक्टिव लर्निंग करेंगे। नंबर 2, फ्लिप्ड क्लासरूम एफसी, अ टीचिंग मॉडल वेयर स्टूडेंट्स लर्न कंटेंट आउटसाइड क्लास एंड इंगेज इन एक्टिव लर्निंग ड्यूरिंग क्लास टाइम। फ्लिप्ड क्लासरूम में तो पहले यही शर्त होगी कि स्टूडेंट्स क्लास टाइम के दौरान एक्टिव लर्निंग करेंगे, मतलब कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से अच्छी होगी कि वो उसमें हिस्सेदार होंगे और वो भी एक्टिव। और दूसरा ये कि उसमें जो कंटेंट या नॉलेज दिया जाएगा या डिलीवर किया जाएगा स्टूडेंट्स को, वो आउटसाइड क्लास होगी। नंबर 3, सोक्रेटिक मेथड एसएम इनको कहा जाता है, अ टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्विंग आस्किंग प्रॉबिंग क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन। सोक्रेटिक मेथड नाम से जाहिर है कि इस तरह की टीचिंग टेक्निक है जिसमें से स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन के थ्रू समझाया जाएगा। क्वेश्चनेयर के थ्रू वो क्वेश्चंस आंसर की डिस्कशन करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, दिमाग पे बोझ डालेंगे, सोचेंगे। इस तरह इस मेथड को या टीचिंग टेक्निक को सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। नंबर 4, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पीबीएल, an approach where students learn through solving real world problems in groups। स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटा जाता है, उन्हें ग्रुप बना दिया जाता है उनका, फिर उनको प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं कि वो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करें। इसको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग कहते हैं। नंबर 5, कोऑपरेटिव लर्निंग, टीचिंग स्ट्रेटजी दैट emphasizes collaborative group work to achieve shared learning goals। अब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ नॉलेज होंगे, हर एक स्टूडेंट्स की जो इंडिविजुअल होता है उसकी अपनी नॉलेज होगी, तो वो कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क करेंगे और जिनकी जो शेयरिंग सिस्टम से उसकी अच्छे तरीके से उनको नॉलेज हासिल होगी, इसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। 6 नंबर पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको हम DI के तौर पे एब्रिविएट करते हैं। टीचर सेंटर्ड अप्रोच वेयर कंटेंट इज डायरेक्टली टॉट टू स्टूडेंट्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड लेसन्स। पहले से तैयारशुदा लेसन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड लेसन्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली सिखाया जाता है, डिलीवर किया जाता है। इसको हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं, DI कहते हैं। 7 नंबर पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग EL जिसको कहा जाता है, लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो अपने हाथों से एक्सपीरियंस हासिल की हुई होती है, या जो एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करने वाला होता है, उसको उसके थ्रू जो लर्निंग होती है उसको एक्सपीरियंटल लर्निंग कहते हैं। नंबर 8, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग IBL, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में teaching method centered on students questions investigations and problem solving। नाम से ही जाहिर है कि इस मेथडोलॉजी में यानी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी वो इंक्वायरी करते हैं उसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। 9 नंबर पे कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको आप CT कहते हैं, लर्निंग थ्योरी दैट emphasizes the importance of students constructing their own understanding। कंस्ट्रक्टिविज्म में इस तरह की एक थ्योरी अपनाई जाती है जो कि इम्पोर्टेंस देते हैं, जो स्टूडेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी कंस्ट्रक्टिंग कहते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब कि माइंड के हवाले से और जहन के हवाले से, उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। 10 नंबर पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है जिसको हम MI कहते हैं,
theory by Howard Gardner suggesting different types of intelligence is beyond traditional IQ। एक तो ये जो ट्रेडिशनल IQ होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, इसके अलावा जो हॉवर्ड गार्डनर ने अपने थ्योरी में मुख्तलिफ़ किस्म के या मुख्तलिफ़ टाइप्स बताए हैं इंटेलिजेंसेस के, उन सबको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। 11 नंबर पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। इस पे हम आने वाले पार्ट्स में अलहदा से लेक्चर्स बनाने वाले हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम इसकी डिफिनीशन कर लेते हैं कि हायरार्किकल फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू डिफरेंट लेवल्स। इस तरह के हायरार्किकल फ्रेमवर्क बनाया जाता है। हायरार्किकल फ्रेमवर्क में आपको आसान लफ्ज़ों में यही बताऊंगा। अगर हम पुलिस की डिपार्टमेंट, आर्मी, या चलिए हम यहाँ पर टीचिंग डिपार्टमेंट ले लेते हैं। जो प्राइमरी लेवल होती है उस पे टीचर्स होते हैं वो लो लेवल के होते हैं। फिर हाई में जो सिटी टीचर्स वगैरह होते हैं या एसएसटी होते हैं। फिर उसके अलावा कॉलेज आ जाती है एसएसटी या जो लेक्चरर्स होते हैं। उसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर, एक हायरार्की की बनी हुई होती है। इसको हायरार्किकल फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हानत को कैटेगराइज़ कर लेते हैं। किस हवाले से? लर्निंग ऑब्जेक्टिव के हवाले से, या मुख्तलिफ़ लेवल्स हम इसके बनाते हैं। इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। इस पे अलहदा वीडियोज़ बनाए जाने वाले हैं। तो इसलिए आप इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 12 नंबर पे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन DI, adapting teaching methods to meet the diverse learning needs of students। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में इस तरह के टीचिंग मेथड्स को अपनाया जाता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो लर्निंग नीड्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स हेल्प ले सकते हैं, उसको अपनाया जाता है। इसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। 13. Assessment for Learning AFL, using assessments to guide instruction and support student learning। स्टूडेंट्स किस तरह लर्न कर सकते हैं, इसके लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, टीचिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो असेसमेंट यूज़ की जाती है उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट वाले पे आप गौर करें, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। वो 13 नंबर असेसमेंट फॉर लर्निंग थी। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इवेलुएटिंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड। कोई भी लर्निंग पीरियड हो, चाहे वो 4 मंथ सेमेस्टर हो, 6 मंथ सेमेस्टर हो, 1 ईयर या एनुअल सिस्टम हो, उसके एंड पे जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स आते हैं उसको इवेलुएट किया जाता है। तो उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग में आप फ़र्क जान के रहिए। 15 नंबर रूब्रिक, जिसको आर के तौर पे एब्रिविएट किया जाता है। अ स्कोरिंग गाइड विद प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट वर्क। स्टूडेंट की जो वर्क होती है उसको जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो इसके लिए जो प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया होती है, पहले से एक पैमाना बनाया जाता है, उस स्कोरिंग गाइड को रूब्रिक कहा जाता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें, अगर जो 70 प्लस परसेंटेज रखता हो उनको ए ग्रेड में रखा जाता है, जो 60 से 70 रखता हो उनको बी ग्रेड में रखा जाता है, जो 50 से 60 ग्रेड रखता हो उनको सी ग्रेड में रखा जाता है। इन इस तरह के कोई भी रूब्रिक यूज़ किया जा सकता है कहीं भी। 16 नंबर पे फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम FA कहते हैं। ऑन गोइंग असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइड इंस्ट्रक्शन। ऑनगोइंग असेसमेंट का मतलब होता है कि ये लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, चाहे वो लर्निंग प्रोसेस किसी सेमेस्टर की शक्ल में 4 मंथ 6 मंथ हो या एनुअल सिस्टम हो। उसके दौरान जो फीडबैक और गाइड इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। 17 नंबर पे है समेटिव असेसमेंट SA, असेसमेंट एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड टू डिटरमिन स्टूडेंट अचीवमेंट। जो लर्निंग पीरियड होती है, ये मैंने कई बार ज़िक्र किया, सेमेस्टर का भी एनुअल सिस्टम का भी, उसके एंड पे जो असेसमेंट किया जाता है उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ये 16-17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जान के रहिए। 18 नंबर ऑथेंटिक असेसमेंट AA, इवैल्यूएशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब एप्लीकेशंस ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हो, मतलब कि आपके पास जो भी हुनर हो, स्टूडेंट्स के पास जो भी हुनर हो या जो नॉलेज हो या जो भी कंटेंट हो, उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना, इसको फिर इवैल्यूएट करना, इसको ऑथेंटिक असेसमेंट कहा जाता है। 19 नंबर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन, FFOE, ट्रेड्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन एजुकेशनल कंटेक्स्ट। जो एजुकेशनल दायरे कार में जो भी क्रिएटिव थिंकिंग हो, उसके जो रिवायात हो, जो भी खूबियाँ हो या जो चलता आ रहा हो, आदात हो, चाहे वो फ्लुएंसी में हो, फ्लेक्सिबिलिटी में हो, ओरिजिनलिटी में हो या लिबरेशन में हो, उसको कहा जाता है FFOE।
20 नंबर पे है पेयर असेसमेंट पीए, स्टूडेंट्स इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ देयर पेयर्स। स्टूडेंट्स को आपने ग्रुप में रखा या फिर पेयर्स में रखा, तो वो जोड़े में जो एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट के या दूसरे स्टूडेंट्स ये पहले वाले स्टूडेंट्स की जो भी इवैल्यूएशन करता है उसको पेयर असेसमेंट कहा जाता है। 21 सेल्फ असेसमेंट जिसको एसए कहा जाता है, स्टूडेंट्स इवैल्यूएटिंग देयर ऑन परफॉर्मेंस एंड लर्निंग प्रोग्रेस। जब स्टूडेंट अपनी खुद ही असेसमेंट करे उसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। मेटाकग्निशन एमसी जिनको कहा जाता है, थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग प्रोसेसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब कोई अपनी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज हो या अपने जिनके ख्यालात हो उसको खुद ही उसके बारे में जब सोचते हो तो उसको मेटाकग्निशन कहते हैं। 33 जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जीपीडी जिनको कहा जाता है, Vygotsky concept of the gap between a learner can do alone and what they can do with help। स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब असिस्ट किया जाता है, उनकी जब मदद की जाती है वहाँ पर, और जब उनको अकेला छोड़ दिया जाता है कोई भी मदद फराहम नहीं करता, तब ये इन दोनों में जो गैप हो, उसके लर्निंग में जो भी गैप हो अकेले करने में और हेल्प के साथ, इसके जो विगोत्स्की कंसेप्ट है इसके बारे में आइंदा आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे। उस गैप को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। 24 में है कॉग्निटिव लोड सीएल कहा जाता है इनको, द मेंटल एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स। कॉग्निटिव लोड में क्या होता है? कॉग्निटिव लोड में इस तरह के जो हम अपने जहन से जो मेंटल एफर्ट होती है, हमारी जो ज़रूरत होती है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या लर्निंग के लिए या इस तरह भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो, तो उसके लिए जब हम अपनी मेंटल एफर्ट हमारी ज़रूरत होती है उसको हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। और 25 नंबर पे है कंसेप्ट मैपिंग सीएम जिनको कहा जाता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट्स टू इनहांस अंडरस्टैंडिंग। जो कंसेप्ट्स होती है, जो ख़यालात होती है, जो ज़हन होते हैं, उसमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको जब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, उसको हम विजुअलाइज़ कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए, इसको हम कंसेप्ट मैपिंग कहते हैं। मतलब कंसेप्ट को मैप किया जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कंसेप्ट मैपिंग में, सीएम में। आगे जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना करने के लिए। वहाँ पर आप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ को, जो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाता है। 26 नंबर पे है हमारे पास मास्टरी लर्निंग जिनको हम एमएल कहते हैं, अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स मस्ट अचीव हाई लेवल ऑफ मास्टरी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आगे जाने से पहले स्टूडेंट्स को जो भी सिखाया जाता है, जो भी बताया जाता है, जो भी डिलीवर किया जाता है, उस पर वो मास्टर बने, वो उसको वो अच्छे तरीके से समझे। इस अप्रोच को मास्टरी लर्निंग यानी एमएल कहते हैं। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस एमएफ जिन्हें कहा जाता है, focused awareness and attention in the present moment, often used for stress reduction and learning enhancement। मतलब कि इस तरह के अवेयरनेस पे फोकस करना या इस तरह के प्रेजेंट मोमेंट बनाना कि उसमें जो स्ट्रेस होती है, जो बच्चों को स्ट्रेस देती है, ज़ोर देती है, या उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको कम करती है, वो उसके लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए जो फ़ोकस किया जाता है उसको माइंडफुलनेस कहते हैं, एमएफ कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल, डिज़ाइनिंग करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन टू अकोमोडेट डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जो मुख्तलिफ़ किस्म के या जो डाइवर्स होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, उसको अकोमोडेट करने के लिए जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया जाता है, अपनाया जाता है, उसको यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग कहते हैं, क्योंकि उसको यूनिवर्सली डिज़ाइन किया हुआ होता है, वो डाइवर्स चीज़ों को अकोमोडेट कर सकता है। 29 नंबर पे है फ्लुएंसी, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, एफसी, डबल एएसई, स्टेज ऑफ लर्निंग आउटकम्स बेस्ड ऑन कॉग्निटिव लेवल्स। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हानत होते हैं, ज़हानत के मुख्तलिफ़ लेवल्स होते हैं, उसके जो आउटकम्स आते हैं लर्निंग के, उसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस है, ये फ्लुएंसी, ये कंप्रहेंशन, ये एप्लीकेशन, ये एनालिसिस, ये सिंथेसिस, ये इवैल्यूएशन। और 30 नंबर पे हमारे पास है गेमिफिकेशन जीएम जिनको हम कहते हैं, अप्लाइंग गेम एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स टू एजुकेशनल कंटेक्स्ट टू एनहांस एंगेजमेंट एंड लर्निंग। लर्निंग को या जो एंगेजमेंट होती है उसको बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल कंसेप्ट में खासकर जो हम गेम एलिमेंट या प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं
उसको हम गेमिफिकेशन कहते हैं। मोर इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।